प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज जो हम वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इससे कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है यानी कि नर्व सिस्टम है, वो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब अंतःस्रावी की आवश्यकता कहां हुई? देखिए कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी एक ऐसा तंत्र है, यानी कि अंतःस्रावी एक ऐसा तंत्र जो कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय, ये ध्यान से कर लेना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए तंत्रिका तंत्र का साथ देता है। ध्यान से, यहीं से समझ में आएगा कि हमें एंडोक्राइन सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ना स्टूडेंट, ये लंबे समय तक शरीर की किसकी कोशिकीय क्रियाओं का तंत्रिकायन नहीं कर सकता, यानी कि इन पे कंट्रोल नहीं कर सकता है लंबे समय तक कोशिकीय क्रियाओं का। तो क्या होता है, अब जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है ना, अंतःस्रावी तंत्र, इसमें हार्मोन स्रावित होते हैं, और ये हार्मोन जो होते हैं इन कोशिकीय क्रियाओं का दीर्घ समय तक समन्वय करते हैं, इसलिए अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता होती है। सिंपल कहें तो हम कहें कि अंतःस्रावी तंत्र प्लस तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर के और कोशिकीय क्रियाओं का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन करते हैं, इसलिए अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता होती है। क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, होता क्या है स्टूडेंट कि अंतःस्रावी तंत्र जो है, ये अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी कि कहें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के माध्यम से कार्य करता है। किसके? अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? ऐसी, यानी कि नलिका विहीन, इतनी की परिभाषा है, नलिका विहीन यानी कि डक्टलेस, नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां
कहा जाता है, ठीक है। तथा ये अपना स्रावित यानी कि सिक्रेशन जो होता है, इनसे निकलता है क्या, हार्मोन सीधे रक्त में प्रवाहित करती है, रक्त में देती है सीधा। वो क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कैसे समझिए कि मान लो ये एक ग्रंथि है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है और इसमें ये रासायनिक पदार्थ होता है। अब देखिए इसमें थैलेनुमा है, इसमें कोई नाली नहीं है। अब ये ब्लड वेसल्स है, इसमें रक्त है और ये क्या करेगी, अब ये जो इसके अंदर अंतःस्रावित ग्रंथियों में हमेशा हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन। क्लियर आ गई बात। अब ये इस हार्मोन को सीधे ही इसके अंदर छोड़ देगी, किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है और इस रक्त के माध्यम से ये अंग यानी कि टारगेट ऑर्गन्स या टारगेट ऑर्गन्स अंग विशेष तक ये जो है ये हार्मोन इस रक्त के माध्यम से होता हुआ इस अंग तक चला जाता है। तो सिंपल सी इससे परिभाषा, ये हार की तरह है, ट्रिक यूज कर लो, हार की तरह है ये अंतःस्रावी ग्रंथि, हार की तरह लग रही है तो हार्मोन स्रावित करती है, बिना नलिका के होती है और सीधा अपना प्रवाहित यानी कि स्रावित पदार्थ हार्मोन जो स्राव करता है वो सीधे का सीधा रक्त में चला जाता है। क्लियर होगी बात। इतना है हमारा इसकी परिभाषा। अब देखिए कि इसमें भी मिश्रित ग्रंथियां भी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती कौन कौन सी है, देखिए एक तो होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेकंड दो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, याद कर लेना, पै थे और ए पे ट्रिक है। पिट्यूटरी होगी पीनियल ग्लैंड होगी और थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड होगी, पैराथायराइड होगी, थाइमस होगी और उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड आ जाएगी और एड्रिनल ग्लैंड के बाद में यानी कि अग्नाशय ग्रंथि, पेंक्रियाज आ गई हमारी और क्या आ जाएगा, टेस्टिस और नंबर 10 ओवरीज। यानी कि हम कहें कि हाइपोथैलेमस, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ढंग से कर लेना। पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथि है यहां, थाइमस, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वर्षण और अंडाशय। ये आ जाता है क्वेश्चन कि किन्हीं 4 या 3 या 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट इतना। इसके बाद में देखिए यहां मैं बताता हूं आपको कि कुछ ग्रंथियां अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है, यानी कि अंतःस्रावी भी होगी और बाह्यस्रावी भी होगी, यानी कि मिश्रित ग्रंथियां होती है। आ जाता है क्वेश्चन कि किसी एक मिश्रित ग्रंथि के लिखिए, तो वो होती है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। देखिए
ये मिश्रित ग्रंथि है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब ये अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है तो दो तरह का हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन स्रावित करती है। ये हार्मोन होते हैं दो, क्लियर हो जाना चाहिए। और जब ये बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है तो पाचक रस का स्रावन करती है, क्लियर हो जाना चाहिए। अग्नाशय ग्रंथि एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और जब ये अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है तो इंसुलिन हार्मोन व ग्लूकेगॉन का स्रावन करती है, और ये बाह्यस्रावी के रूप में पाचक। साथ में ये दोनों भी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी मिश्रित ग्रंथि है, क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद में देखिए आगे मैं आपको कराता हूं कि अब अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम आज जो करेंगे डिस्कस, वो करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ये भी देख लीजिए हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस जो होती है ना, ये हमारा जो देखिए ये मस्तिष्क होता है हमारा, एक रफली डायग्राम बना देता हूं मैं। ये थैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस है। यहां अग्र मस्तिष्क के आधार पर होती है। कहां होती है? अग्र मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, ठीक है। अब ये करती क्या है देखिए स्टूडेंट, कि ये मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के सभी भागों से क्या करती है, सूचनाएं एकत्रित करती है। क्या करती है? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क से सूचनाएं एकत्रित करती है, और इन सूचनाओं को ये तंत्रिकाओं प्लस स्त्रावन के द्वारा कहां भेज देती है? पीयूष ग्रंथि में भेज देती है। देखिए ये यहां पीयूष ग्रंथि होती है, यानी कि ये यहां से इसके अंदर पीयूष ग्रंथि पर भेज देती। अब ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ना स्टूडेंट, ये इस हाइपोथैलेमस के आदेश के अनुसार कार्य करती है। तो इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहती है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड होती है, इसका मास्टर भी ये हाइपोथैलेमस होती है। पीयूष ग्रंथि, क्वेश्चन आ जाता है कि पीयूष ग्रंथि किसके नियंत्रण में कार्य करती है, तो वो करती है हाइपोथैलेमस के, ठीक है। क्लियर आ गई। अब देखिए ये जो हाइपोथैलेमस है स्टूडेंट, ये दो तरह का हार्मोन स्रावित करती है, दो तरह का। कौन सा? एक तो करती है मोचक हार्मोन, और एक करती है निरोधी हार्मोन, यानी कि रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। मोचक हार्मोन कौन सा होता है स्टूडेंट? वो हार्मोन जो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के स्राव को बढ़ाता है। इस पीयूष ग्रंथि के को बढ़ाता है, और ये पीयूष ग्रंथि के स्राव को क्या करता है? कम करता है। हार्मोन स्रावण ये बढ़ा देता है और ये कम कर देता है। क्लियर होगी। इस पे क्वेश्चन पक्का आता है हाइपोथैलेमस पे, और ये हमारे मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, अब मैं करवाता हूं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। अब देखिए सेकंड आ जाता है हमारा पीयूष ग्रंथि। अब देखिए इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी भी कहते हैं, और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ना स्टूडेंट, ये अग्नाशय रस
अग्नाशय ग्रंथि के आदेशानुसार यहां से सूचनाएं ले लेती है पीयूष ग्रंथि, और इस पीयूष ग्रंथि के आदेश, ये आदेश देती है शरीर के सभी ग्रंथियों को स्त्रावण का आदेश देती है, यानी कि हार्मोन स्त्रावण के लिए आदेश देती है कि भाई कौन से अंग को कब कौन सा हार्मोन स्रावित करना है, तो ये आदेश देती है, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, पीयूष ग्रंथि। और ये जो होती है ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है, ये क्लियर होगी। अब देखिए इसकी दो लोबी होती है, दो भागों में बंटी होती है ये इस तरह से। देखिए ये ऊपर जो होता है स्टूडेंट ये हाइपोथैलेमस है, ये है हाइपोथैलेमस। अब देखिए इसमें दो लोबी बन गई, दो पाली, एक तो ये होगी और एक ये होगी। ये जो होती है ना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं अग्रपाली, बोल लो या बोल लो अग्र पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये होता है स्टूडेंट पश्चपाली, या कह सकते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि, या बोल सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये आ जाता है इस पे। ठीक है, दो भाग होते हैं इसके। अब देखिए ये इन्हीं धारणा भागों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जो कि 10th स्टैंडर्ड का नहीं है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, यानी कि जिसको बोलते हैं STH, यानी कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। नंबर 2 GTH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, नाम लिख लीजिए एक बार। नंबर 3 आ जाएगा स्टूडेंट थायराइड प्रेरक हार्मोन, और नंबर 4 आ जाएगा वैसोप्रेसिन हार्मोन, और 5 कर लो आप ऑक्सीटोसिन। क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये वृद्धि हार्मोन जो होता है, अगर ये अधिक सोमेटोट्रोपिन अधिक स्रावित हो जाए तो हमारा शरीर भीमकाय हो जाता है, और कम हो जाए अधिक से ये हो जाएगा, और कम हो जाए तो शरीर बौना रह जाता है। क्लियर होगी। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है स्टूडेंट, नर व मादा जनन अंगों को उत्तेजित करता है। इतना ही लिखना है हमने 10वीं के लिए, 10th क्लास में इतना ही सिलेबस है, इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखना, केवल इनका हार्मोन्स के नाम ही है। थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी कि पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को आदेश देती है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए। वैसोप्रेसिन क्या होती है, वैसोप्रेसिन क्या होती है स्टूडेंट, ये जो हमारा वृक्क होता है, वृक्क की नलिकाओं के द्वारा मूत्र में से जल का अवशोषण करती है। जल का क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेती है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है, वृक्क हमारी किडनी होती है, उनकी नलिकाओं में मूत्र में से जल का अवशोषण कर लेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जल में मात्रा, मूत्र में जल की मात्रा कम हो जाएगी। अगर ये कम हो तो क्या होगा, अधिक हो जाए तो क्या होगा, मूत्र में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, मूत्र पतला हो जाता है और रक्त की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब ऑक्सीटोसिन का देखिए क्या होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होती है, प्रसव के समय, प्रसव के दौरान गर्भाशय जो होता है हमारा, गर्भाशय जो होगा मादाओं में,
उसमें स्थिलन पैदा कर देती है, यानी कि प्रसव के दौरान इसमें इसकी पेशियों में उत्तेजना पैदा कर देती है। और प्रसव के पश्चात क्या होगा, गर्भाशय प्रसव के दौरान तो गर्भाशय में स्थिलन पैदा कर देती है, और प्रसव के बाद गर्भाशय में क्या कर देगी, गर्भाशय को सिकोड़ने का कार्य करती है, उसको सिकोड़ने का कार्य करती है। ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य होता है। तो आज स्टूडेंट हम दोनों ही के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।